गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे थे। ऊर्जा में हमने देखिए सबसे पहले तो ऊर्जा क्या होती है उसको समझा था। फिर हमने जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे दो भागों में विभाजित हुए देखा था। एक तो होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा था स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद हमने रासायनिक ऊर्जाओं के बारे में समझा। रासायनिक ऊर्जा भी जो होती है वो दो भागों में बटी हुई थी, एक होती है बाह्य ऊर्जा और दूसरी होती है आंतरिक ऊर्जा। तो यही हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, रासायनिक ऊर्जा, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल ऊर्जा होती है, उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है बाह्य ऊर्जा, यह दो भागों में विभाजित है। पहला है बाह्य ऊर्जा। देखिए जो बाह्य ऊर्जा होती है वह एक्सटर्नल एनर्जी भी कहलाती है इंग्लिश में। तो आपको देखो नाम तो पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, बाह्य ऊर्जा, और दूसरी है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए कि जो बाह्य ऊर्जा है वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ज़्यादातर इसे नगण्य मान लिया जाता है क्योंकि इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ऊर्जा जो है दो ऊर्जाओं का सम होती है, दो ऊर्जाओं का योगफल होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो उन दोनों का सम होती है बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी। जबकि जो आंतरिक ऊर्जा है वह आंतरिक मोशन के कारण, आंतरिक जो किसी भी परमाणु के आंतरिक गति के कारण उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर हो सकता है स्थानांतरण ऊर्जा हो गई एक तरह से, तो और एक हो गई घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, इन सब का योगफल होती है। इसके अलावा नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ये भी इसमें समाहित होती है। तो जो आंतरिक ऊर्जा है इसमें काफ़ी सारी ऊर्जाएं होती है। ये जो किसी भी जो परमाणु है उसके अंदर क्या किस तरह का मोशन हो रहा है, किस प्रकार की गति हो रही है, उस पर निर्भर करती है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बाह्य ऊर्जा है जैसे कि मैंने बताया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको नगण्य मान लिया जाता है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं ऊर्जा के बारे में तो बात होगी आंतरिक ऊर्जा की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें कई बार शॉर्ट नोट आ चुका है। तो शॉर्ट नोट में आपको थोड़ा बहुत मैटर इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है आंतरिक ऊर्जा, किस तरह से उसे प्रदर्शित किया जाता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण है। तो सबसे पहले देखिए बाह्य ऊर्जा। यह ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का योगफल है। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो बाह्य ऊर्जा होती है, जैसे कि मैंने बताया ये दो ऊर्जाओं का योगफल है। एक तो है
गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। यह ऊर्जा महत्वपूर्ण नहीं होने से इसे नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बाह्य ऊर्जा है इसे नगण्य मान लिया जाता है। ये जो ऊर्जा है ये सिर्फ दो ऊर्जाओं का योगफल है, एक तो गतिज है, स्थितिज है। गतिज मतलब काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी में जब भी ऊर्जा की बात होगी तो वो ऊर्जा होगी आंतरिक ऊर्जा, ना कि बाह्य ऊर्जा। तो ऊर्जा शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है आंतरिक ऊर्जा की बात हो रही है। तो इतना तो नोट करें। इसके बाद हम आंतरिक ऊर्जा के बारे में समझते हैं क्या है आंतरिक ऊर्जा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा आंतरिक ऊर्जा, उसके बारे में समझते हैं। इंटरनल एनर्जी। देखिए, आंतरिक ऊर्जा जैसे कि मैंने ये बताया, किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ में अणुओं के कंपन, स्थानांतरण, कंपन और इसके अलावा घूर्णन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह आंतरिक ऊर्जा होती है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और नाभिकीय ऊर्जा भी सम्मिलित होती है। स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन, इसके अलावा नाभिकीय और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो देखिए, किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं, किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं के स्थानांतरण, घूर्णन तथा कंपन द्वारा आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तथा नाभिकीय ऊर्जा भी
सम्मिलित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 प्रकार की कुल ऊर्जाएं हो गई हैं। और आगे देखिए यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आंतरिक ऊर्जा में के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अभिलाषिक गुण होते हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। देखिए आंतरिक ऊर्जा को ई या यू से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा की इकाई, देखिए आंतरिक ऊर्जा की इकाई होती है जूल, जूल या फिर किलो जूल या किलो जूल केजे। ठीक है, ये हो गई इसकी इकाई। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 चीज़ तो जान ली कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसकी इकाई क्या है। लेकिन देखिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है एक अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या है? जो किसी भी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं। अवस्था होती है ताप, दाब या आयतन। तो आंतरिक ऊर्जा इन अवस्थाओं पर निर्भर करती है, इस वजह से यह कहलाती है अवस्था फलन। आंतरिक ऊर्जा ताप, दाब, आयतन पर निर्भर करती है, इसलिए यह अवस्था फलन है। ना कि पथ फलन। ठीक है, पथ फलन क्या होते हैं? जो कि पथ पर निर्भर करते हैं, जिस पथ से तंत्र एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है। तो ये हो गया हमारा आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन। ठीक है, अवस्था फलन हो गया ये। सबसे पहले तो इसको नोट करें, उसके आगे हम और इसकी अभिलाषिक गुण देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको नोट करें पहले। देखिए जो 4th पॉइंट है वो है अवकलज के बारे में। हमने स्टार्टिंग में 2 प्रकार के अवकलज पढ़े थे, एक था यथार्थ अवकलज और दूसरा था अयथार्थ अवकलज। जो अवस्था फलन है, अवस्था फलन के अवकलज को यथार्थ अवकलज कहते हैं। इसी प्रकार से जो पथ फलन होता है उसके अवकलज को अयथार्थ अवकलज कहते हैं। तो हमें पता है कि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, तो इसका जो अवकलज है वह कहलाएगा यथार्थ अवकलज।
ठीक है, अब आगे देखिए जो आंतरिक ऊर्जा ई होती है, देखिए आंतरिक ऊर्जा को दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो इसको ई लिख लेते हैं या यू लिख लेते हैं। मोस्टली बुक्स में कैपिटल ई से इसको डिनोट किया जाता है, मैं भी यहाँ पर कैपिटल ई का ही इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसे हमेशा परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था में क्या थी और अंतिम अवस्था में क्या थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा का, वह कहलाता है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, और उसे ही ज्ञात किया जा सकता है, ना कि एक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा। तो देखिए आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है, ज्ञात नहीं व्यक्त किया जाता है। रिप्रेजेंट हम इस तरह से ही करेंगे, के रूप में व्यक्त किया जाता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया, यानी ये प्रदर्शित होगा डेल ई की फॉर्म में, ठीक है, डेल ई के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट, आंतरिक ऊर्जा जो है वह एक बीजगणित राशि है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, दोनों ही वैल्यू हो सकती है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, हो सकती है। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो अगर पदार्थ की मात्रा पर ये निर्भर कर रही है तो इसका मतलब हो गया ये मात्रात्मक गुण है। यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात यह मात्रात्मक गुण है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है रही है यहाँ पर, वो देखिए कि अगर आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए जो आंतरिक ऊर्जा है, अगर किसी भी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा है ई है और अंतिम आंतरिक ऊर्जा है ई बी, तो डेल ई का मान निकलेगा ई बी माइनस ई ए, यानी अंतिम आंतरिक ऊर्जा से प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को घटा दिया जाएगा और जो मान आएगा वह आएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का, ठीक है। तो यदि किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा ई है और अंतिम आंतरिक ऊर्जा ई बी है, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल ई होगा। डेल ही होगा। किस तरह से होगा डेल ही? डेल ही
बराबर हो जाएगा ई बी माइनस ई ए के। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। इसे भी नोट डाउन करें। ये पूरा आपका हो गया आंतरिक ऊर्जा और उसकी अभिलाषणिक गुण भी इसी में आ गए हैं। ये शॉर्ट नोट बन गया आपका, इस तरह से नोट डाउन करें। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रतीक तथा परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। सिंबल एंड साइन नोटेशन। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि कार्य है, ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा। ये तीनों ही जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। तो ये तीनों किस स्थिति में धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे किस तरह से उसको प्रदर्शित किया जाता है और जो चिन्ह है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो किस कंडीशन में आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम कार्य के बारे में। कार्य जो है इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो कार्य है कब ऋणात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक कब होगा और धनात्मक कब होगा। देखिए जब तंत्र के ऊपर परिपार्श्विक के द्वारा कार्य किया जाता है तो जो तंत्र है वह ऋणात्मक होगा, यानी यहाँ कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से अगर तंत्र परिपार्श्विक पे कार्य करता है तो कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। यदि तंत्र परिपार्श्विक पर कार्य करता है तो कार्य पॉजिटिव होगा, अर्थात W प्लस। सेकंड देखिए, यदि तंत्र पर परिपार्श्विक द्वारा कार्य होता है तो कार्य नेगेटिव होगा, अर्थात W नेगेटिव। ठीक है।
ये हो गया हमारा कार्य। सबसे पहले इसे नोट करें कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब है, किस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला हम देखते हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा, जैसे कि आपको पता है, ऊष्मा को स्मॉल क्यू से हम प्रदर्शित करते हैं पहली चीज़। और ऊष्मा जो होता है एक पथ फलन होता है, जो कि तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान जो पथ लिया गया है उस पथ पे निर्भर करता है। तो देखिए जो ऊष्मा है, ऊष्मा एक पथ फलन है जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पथ फलन है, इसे Q से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आगे देखिए आगे देखिए, इसमें Q जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। Q पॉजिटिव होगा जब ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी तंत्र के द्वारा परिपार्श्विक से। तो देखिए जब तंत्र द्वारा परिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण होता है तो तंत्र तो ऊर्जा अच्छा, ऊष्मा की बात हो रही है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा टॉपिक चल रहा है हमारा। ऊष्मा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? यहाँ पर जो तंत्र है वह फायदे में है, परिपार्श्विक से ऊष्मा को ले रहा है, तो ऊष्मा पॉजिटिव है होगी, यानी या अर्थात क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Q पॉजिटिव। इसी प्रकार से जब तंत्र द्वारा परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है तो जब तंत्र द्वारा परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा, अब यहाँ पे देखिए जो ऊष्मा है वह बाहर निकल रही है, तंत्र यहाँ पर नुकसान में है, तो जो ऊष्मा है वह ऋणात्मक होगी, यानी नेगेटिव। इसे भी नोट डाउन करें।
लास्ट है हमारा आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के बारे में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा है हम जानते हैं उसे परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। डेल ई से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा को इसे डेल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो किस कंडीशन में होगा उसके बारे में बता देती हूँ। अगर तंत्र अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो जो आंतरिक ऊर्जा है वह पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से अगर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घटती है तो आंतरिक ऊर्जा ऋणात्मक होगी। इसे याद करने का एक आसान सा तरीका है पॉजिटिव नेगेटिव में। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जो तंत्र है जब भी नुकसान में रहता है तो वो नेगेटिव साइन लगाता है। जैसे कि यहाँ पे Q नेगेटिव में आएगा, Q की जगह W नेगेटिव हो गया, आंतरिक ऊर्जा ऋणात्मक हो गई। कब? जब तंत्र नुकसान में है। जब तंत्र फायदे में होता है तो सब चीज़ें क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे देखिए आंतरिक ऊर्जा कब आएगी? पॉजिटिव। यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि होती है तो अब देखिए तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है यानी तंत्र जो है वह फायदे में है, तो डेल ई यानी आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव होगी, यानी डेल ई पॉजिटिव। इसी प्रकार से यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम होती है तो डेल ई आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव होगी, यानी डेल ई के आगे माइनस का साइन आ गया। तो इसे भी नोट कर लें। देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो ऊर्जा जो थी उसके बारे में पढ़ा। रासायनिक ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो गई थी, बाह्य और आंतरिक। और आंतरिक ऊर्जा के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्रतीक तथा चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा। तो इसको भी नोट कर लें। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।